नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक कार का द्विवेदी युग। यानी इस वीडियो में हम आधुनिक कार के जो द्विवेदी युग है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को पढ़ेंगे। तो अगर आप BPSC TD 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे वर्ग 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का या 12 का, यानी कि किसी भी वर्ग का हो, TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं BPSC का, तो ये जो है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो MCQ दिया जाएगा इससे संबंधित उसको आप लोग लगाइएगा, कितना आप सही कर पाते हैं। ये 17वां लेक्चर है। 16 क्लास पिछले हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। 9 बजे से जो है रात्रि को क्लास प्रारंभ होता है, तो आप जो है जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने किसी भी तैयारी जो है हिंदी से संबंधित किसी भी, चाहे वो KVS हो या PGT हो या TGT भी हो, किसी भी स्टेट का PGT TGT हो, उसमें ये जो है लाभप्रद होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है अपना तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगर BPSC TD 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप जो है 249 रुपये पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, और इसी नंबर पे जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो आप जो है अगर मेरा नोट्स देते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर का जो BPSC में पूछा जाता है हिंदी का, उसका संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ रविवार को प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के जो है टॉपिक को देखते हैं, MCQ को देखते हैं। दोस्तों, हिंदी TGT और PGT दोनों या फिर किसी एक का कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो सभी की दृष्टि से ये वीडियो को बनाया गया है। TGT का जो है क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सलो रहता है और PGT का थोड़ा हाई रहता है, तो मैंने इसको PGT के हिसाब से बनाया है ताकि आपका TGT आराम से हो सके। तो आप लोगों को ये चिंता करने की नहीं आवश्यकता है कि ये TGT का है या PGT का, ये दोनों के लिए बनाया गया है, तो आप इस दुविधा में न रहें। लेकिन मुख्यतः केंद्रित है PGT पे। ये PGT का क्लासें चल रहा है। आज हम लोग द्विवेदी युग काव्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे कुछ PDF दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा, और प्रत्येक दिन जो है क्वेश्चन वहाँ दिया जाता है, तो आप लोग उससे जुड़ कर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, देखें कि कितना जो है हम सही करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग जो है काव्यखंड द्विवेदी युग की जो काव्य की दृष्टि है उससे हम पढ़ेंगे। नाटक निबंध को जो है हम नाटक वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग द्विवेदी युग में कौन कौन से नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सब जो हुए उपन्यास, नाटक आदि का टॉपिक में हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ जब रखते उसको तो बहुत पेचीदा हो जाता, तो मैंने टॉपिक को छोटा किया है, इसलिए यहाँ सिर्फ काव्य दृष्टि से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक कार्य का द्वितीय भाग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय सामान्यतः 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी कार्य को जागरण सुधार कार्य नाम दिया और इसकी समय अवधि 1900 ईस्वी से 1918 तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का समय निर्धारण सन 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हैं हुए इसे नई धारा यानी द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। यहाँ
एक दो पॉइंट निकल कर सामने आया है कि इसका समानता जो समय है 1900 से 1920 माना जाता है, कहीं कहीं 1918 रहता है। तो आप ये दुविधा में ना रहें, विकल्प के अनुसार आप आंसर कीजिएगा। अगर 1900 से 1918 है तो 18 को प्रेफर कीजिएगा, अगर 20 है तो 20 को प्रेफर कीजिएगा। वहाँ जो है पूछा जाएगा कि रामचंद्र के अनुसार या नगेंद्र के अनुसार, उसमें जो है आप देख लीजिएगा कि किसका क्या है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से हुआ। इसका आरंभ जो सरस्वती पत्रिका का 1900 में जो प्रकाशन शुरुआत होता है वहीं से इसका आरंभ माना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका के संपादक 1920 तक रहते हैं तो उसका अंतिम वहीं माना जाता है। इसे डॉक्टर नगेंद्र जो है जागरण सुधारकार नाम दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण था। रामचंद्र शुक्ल जो है इसे नई धारा का द्वितीय उत्थान कहते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि प्रमुख कवियों को देखना जरूरी होता है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हमें बुद्धिमान बनना है ना कि विद्वान। तो हम लोग जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और समझेंगे। तो पहला है श्रीधर पाठक। इनका जन्म 1859 ईस्वी तथा मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ। श्रीधर पाठक खरी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं तथा साथ ही वे खरी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। यानी स्वच्छंदतावादी कवि का जब चर्चा होगा तो प्रथम जो है श्रीधर पाठक का नाम आएगा। श्रीधर पाठक का जो प्रमुख रचना है वो है मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन। ये सारे जो है इनकी जो है मौलिक रचना है। और इनकी जो प्रमुख अनुदित रचना यानी अनुवाद किया हुआ रचना है वो है ऋतु संहार, एकांतवासी योगी, उजरग्राम, श्रांत पथिक। ये जो है वो अनुवादित किया हुआ रचना है। तो आप लोगों को इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कश्मीर सुषमा और मनोविनोद ब्रजभाषा में लिखा गया है। श्रीधर पाठक द्वारा खरी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खरी बोली का प्रथम पुस्तक माना जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, प्रथम हो जाएगा। इसको सुधार कर आपको PDF दिया जाएगा। PDF का रजिस्ट्रेशन हो सकता है आज से स्टार्ट हो, तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है ये सारी चीज़ वीडियो में बताया जाएगा और साथ ही पुस्तक भी बताया जाए कि कौन सी पुस्तक आपको खरीदनी है। अगले जो कवि है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। तो द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ था। इनकी मौलिक तथा अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। ये 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पत्रिका के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम भारतेंदु युग की पत्रिका, द्विवेदी युग की पत्रिका, समकालीन पत्रिका, ये चीज़ों को हम लोग वहाँ सभी को एक साथ पत्रिका वाले सेक्शन में देखेंगे। क्योंकि यहाँ जब हम उस सभी चीज़ों को डालते तो बहुत पेचीदा हो जाता। उपन्यास का जब चर्चा करेंगे तो वहाँ उपन्यास देखेंगे कि द्विवेदी युग में कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो इस दृष्टि से मैंने उस सभी चीज़ों को यहाँ छोड़ा है, सिर्फ काव्य का मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। द्विवेदी युग की प्रमुख मौलिक रचना काव्य मंजूषा, सुमन, कन्याकुब्ज, अवरबिराप, कविता कराप आदि है। और अनुदित रचना जो अनुवाद किया हुआ है वो बिहार वाटिका, स्नेहमाला, ऋतु तरंगनी, गंगा लहरी, कुम्हार संभव सार, ये जो है अनुदित रचना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी अनुदित रचना है, कौन सी मौलिक रचना है। तो ये चीज़ों को आपको एक दो बार देखने से ध्यान में आ जाएगा, इसको देखते रहिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने का वकालत किया। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों को इसको अच्छे से देखना है। आगे जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ। इन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इन्हें जो है गणपति चंद्र गुप्त ने
आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य लिखा गया जो है, ये जो प्रबंध काव्य है इसको जो है परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको विस्तार से लिखा है। तो सबसे पहला रचना प्रिय प्रवास है, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और ये कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। दूसरा पारिजात है, जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, ये आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर केंद्रित है। तीसरा जो है वैदेही वनवास है, इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ। इसमें 18 सर्ग है और ये राम के जीवन पर आधारित हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य था प्रश्न की दृष्टि से, उसे मैंने स्पष्ट किया। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका पहला नाम ब्रांजागना विराप था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ दे कि प्रिय प्रवास का जो है प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरिऔध जी की जो प्रमुख काव्य है वो कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रसकरस, ग्रामगीत, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौबते, फूल पत्ते, कल्पलता आदि है। इनकी और सारी रचनाएं हैं जो हम किताब पर रेफर करेंगे, उसमें एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा हो जाता कि बहुत पेचीदा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो द्विवेदी युग के बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था और मृत्यु 1964 में हुआ था। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये चीज़ें निकल कर आ गई कि राष्ट्रकवि जब मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है तो ये जो है महात्मा गांधी उपाधि दिए हैं। मैथिली जी की पहली कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई और उनका पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये चीज़ें निकल कर आई कि प्रथम जो है वो हेमंत कविता है और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखी तथा मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद किया। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। आप टीजीटी या पीजीटी किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, या फिर आप नेट या EMRS पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो टीजीटी से नेट लेवल पर की जा रही है, तो सभी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। गुप्त जी की जो प्रमुख रचना है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनका रचना संसार बहुत विशाल है, तो जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ समाहित किया है, जो प्रश्न में हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला जो है रंग में भंग है 1909 में, जयद्रथ वध है 1910 में, भारत भारती है 1912 में, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसान है 1917 में, पंचवटी है 1925 में, हिंदू है 1927 में, विकट भट्ट है 1929 में, साकेत है 1931 में, यशोधरा है 1932 में, द्वापर है 1936 में, विश्ववेन्ना है 1942 में, जय भारत है 1952 में, विष्णुप्रिया है 1957 में, रत्नावली है 1960 में। ये जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक था जिसको मैंने यहाँ समाहित किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। गुप्त जी का यश का आधार जो है भारत भारती है। इसकी कथा वस्तु 3 भागों में विभाजित है। पहला अतीत खंड है, दूसरा वर्तमान है, तीसरा जो है भविष्यत खंड है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कितने खंडों में विभाजित है भारत भारती, तो 3 खंडों में है। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसका नायक लक्ष्मण और नायिका उर्मिला है। ये 12 सर्गों में विभक्त है। साकेत के बारे में इतना काफ़ी है। इसका नायक और नायिका के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हैं, और 12 सर्गों में विभक्त है। भारत भारती के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जो है वो लिखते हैं, पहले पहर हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक यही है। इसकी जो प्रियता का आरंभ यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। ये जो पंक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में। और जो है बच्चन सिंह इनके बारे में लिखते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्याकर स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया।
यानी इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण आप देख सकते हैं कि कितनी है। सभी जो है आलोचक कितना विशाल बात यहाँ पे कहते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के जो अन्य कवि हैं और उनकी जो रचना है और उनका जो जीवन कार्य है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना है और उनका जन्म कब हुआ या जन्म की दृष्टि से सजाइए। तो ये दृष्टि को देखते हुए मैंने ये वीडियो में जो है ये टॉपिक को समाहित किया है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जन्म के अनुसार ये जो है कार्यक्रम के अनुसार यहाँ दिया गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा। नाथूराम शर्मा जो शंकर हैं, इनका जो है जन्म 1859 और मृत्यु 1932 ईस्वी में होता है। इनकी प्रमुख पुस्तक अनुराग रत्न, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व है। आगे जो है बाल मुकुंद गुप्त आते हैं। इनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है स्फुट कविता। आगे जो है राजा भगवान दिन है, जिनके जन्म 1866 में, मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है वीर छतराने, वीर बारक, वीर पचरथ, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण है। इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, अमरतास, वसंत वियोग, धराधर धवन। रामचरित उपाध्याय हैं, जिनका जन्म 1872 में हुआ। इनकी रचना है राष्ट्र भारती, रामचरित चिंतामणि, भारत भक्ति, देवदूत, विचित्र विवाह। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थे। कुछ और कवि है, उनको हम लोग देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु जो व्याकरण के दृष्टि में बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, वे भी कविता लिखे हैं, जिनका जन्म 1875 में हुआ। भौमासुर वध, पद्म पुष्पावली, विनय पचासा, दासी रानी, ये इनकी रचना है। गिरधर शर्मा जो नवरत्न है, उसका जन्म 1881 में हुआ। उनकी रचना मातृवंदना और हिंदी माघ है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जन्म 1883 में हुआ। इनकी रचना प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय बीना, करुणा कदम्बिनी, ये है। रूपनारायण पांडे, उनका जन्म 1884 में हुआ। इनकी रचना पराग, दलित कुसुम, वन वैभव है। रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, जिनका जन्म 1889 में हुआ। इनकी जो है रचना है मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, कविता, कौमुदी। ये जो है महत्वपूर्ण कवियों का महत्वपूर्ण रचना था, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसको मैंने यहाँ समाहित किया। अब कुछ अन्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जगन्नाथ रत्नाकर ब्रजभाषा के कवि हैं, जो द्विवेदी युग में बहुत ही रचनाएं की, जो है हिंडोरा, हरिश्चंद्र, करकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा उतरन, उद्धव शतक। इनकी जो उद्धव शतक है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मोटुकधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, इसे पांडे बंधु भी कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। अब द्विवेदी युग की जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला। ये पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है पंक्ति है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है पंक्ति है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतर को ही स्वर्ग बनाने आया। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे कुछ और पंक्तियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अब द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि में जो पूछा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी प्रवृत्तियां राष्ट्रीयता की नवीन धारणा है, इतिवृत्तात्मकता, ये बहुत प्रसिद्ध है। इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्य की स्वदेशिता पर भर, मन साहित्य का जो है उद्देश्य होना, सही उद्देश्य होना चाहिए। काव्य रूप की विविधता, यानी प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ये जो है इस काल में लिखे गए।
और आगे जो है अंतिम समाज सुधार भी इनकी प्रवृत्तियाँ हैं, यानी समाज में सुधार करना भी ये जो की प्रवृत्ति रहा है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। हम लोग जो है अब इस पे MCQ देखेंगे जो परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पहला जो MCQ है वो है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति किसकी है? आपको बताने हैं कि ये पंक्ति किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला। किस कवि की पंक्ति है? आपको बताने हैं कि उपयुक्त पंक्ति जो है किस कवि की है। अभी हम इसके बारे में पढ़े हैं तो आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रिय परवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। निम्नलिखित रचनाकारों का जो है जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। ऊपर जो है सभी का हम लोग जन्म देखे थे, तो उसकी के अनुसार आपको देखना है कि यहाँ पे सही कौन होगा। अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 89 में होता है 1800, इनका जन्म 86 में होता है 1800, इनका जन्म 64 में होता है 1800, इनका जन्म 59 में होता है 1800। तो ये सही क्रम है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विकल्प जो BPSC बनाता है वो उलझा देता है, तो उसको आप लोग अच्छे से एक दो बार प्रश्न पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो आपको देखना है कौन सा नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अंगा इसका सही है, क्योंकि काव्य मंजूषा भी उनकी रचना है, सुमन भी है, कविता करार तीनों उनकी रचना है। तो नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतर को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। ये जो प्रश्न है पिछले बार BPSC TGT में पूछा जा चुका है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ समाहित किया है कि आपको उसका अभ्यास हो जाए कि कैसे प्रश्नों को फंसाता है। तो ये पंक्ति किसकी है हम लोग ऊपर पढ़े हैं, सही जवाब आप लोग को देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन पंक्तियों के रचनाकार गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, जो कि विकल्प में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी TGT पिछले बार जो BPSC दिया था उसमें पूछा जा चुका है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ये प्रश्न TGT में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का उपाधि दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्र स्नेही की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से गया प्रसाद शुक्र स्नेही की रचना कौन सी है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुसुमांजलि भी है, कृष्ण क्रंदन भी है, प्रेम पचीसी भी, तीनों जो है उनकी रचना है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है?
प्रकट किया है, आपको बताना है यह मत रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में प्रकट किया है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा देख रहे होंगे तो आप लोग सही से जवाब दे पाइएगा। ये जो विचार है वो प्रिय प्रवास रचना है हरिऔध की, उसी के बारे में ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है पीजीटी में पूछा जा चुका है। पिछले बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसी के दृष्टि से मैंने इसको यहाँ सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त समझा और सम्मिलित किया है। तो आप देख रहे हैं द्विवेदी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऊपर जो है 4 दिया हुआ है, उसको आप सही ढूंढना है कि कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि समाज सुधार उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, गीति काव्य की प्रचुरता ये नहीं रही है, स्वच्छंदवादिता भी नहीं है, इतिवृत्तात्मकता, ये जो 2 चीज़ें हैं। तो जिसमें ये विकल्प है आपको देखना है। तो ये विकल्प ग में है, क यानी 1 और 4 सही, यानी 1 और 4 सही है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग होगा, यानी समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है। तो ये आज का जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी परीक्षा के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगी। आज जो है आपको इस पीडीएफ के लिए क्या करना है वो वीडियो में बता दिया जाएगा आज, और कौन सी पुस्तक आपको खरीदनी है ये भी आपको आज बता दिया जाएगा। तो आज सारी चीज़ों का समस्या का आपका समाधान किया जाएगा कुछ हद तक, और आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें, तैयारी में लगे रहें, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए, और व्याकरण वाले सेक्शन को भी हम लोग देखेंगे, तो समय आपका जो है सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। और हम लोग जो है इस बार प्रैक्टिस सेट भी खूब करेंगे ताकि हम लोगों का अभ्यास अच्छे से हो सके। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिंदी जंक्शन के नाम से बना हुआ है, और उसमें जुटकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। और अगर कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल उठाने में हम असमर्थ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें दुगना उत्साह के जो है दोबारा उपस्थित होता रहूं और आपको जो है तैयारी में गति प्रदान करता रहूं। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।